नमस्कार, वेलकम स्टूडेंट्स। बोर्ड एग्जाम 2024 अनिवार्य हिंदी कक्षा 12th का ये बोर्ड द्वारा जारी मॉडल पेपर मैं आपके लिए लेकर के आया हूं। यहाँ पर मैं आपको मॉडल पेपर नंबर 1 हल करवा रहा हूं। ऐसे ही 5 से 7 मॉडल पेपर परीक्षा तक आपके लिए मैं लेकर के आऊँगा और उसमें से आपको बोर्ड परीक्षा के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो यहाँ पर आपके बोर्ड एग्जाम में अनिवार्य हिंदी जो विषय है उसका परीक्षा है वो 80 नंबर की होने वाली है और समय आपको मिलने वाला 3 घंटे 15 मिनट। तो आप 80 में से 80 नंबर कैसे प्राप्त करें इसके बारे में आपको व्यूअर्स बताऊंगा। तो जरूर आप इस वीडियो को पूरा देख लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको बाकी के जो महत्वपूर्ण वीडियो वो भी मिल सकें और अपने दोस्तों तक इसको जरूर शेयर करें। चलिए यहाँ पर शुरू करते हैं वीडियो को। खंड अ, यहाँ पर आपके निम्नलिखित बहुचयनात्मक प्रश्न आएंगे, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप अ ब शब्द वाले क्वेश्चन आएंगे। चलिए इसको हल करते हैं। जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कौन? कपास, पेड़, नींद या रोना? तो क्या है भाई? कपास। जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं क्या? कपास। ठीक है। अगला है कविता एक उड़ान है किसके बहाने? हवा, चिड़िया, हवाई जहाज या पतंग? तो आपका सही जवाब है चिड़िया। कविता एक उड़ान है किसके बहाने? चिड़िया के बहाने। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। छोटा मेरा खेत चौकोना लेखक ने किसे कहा है? तो यहाँ पर कागज के पन्ने को कहा है। स आपका सही जवाब है। अगला है पहलवान की ढोलक अध्याय के लेखक कौन है? यानी पहलवान की ढोलक ये पाठ किसने लिखा है? तो ये लिखा है फणीश्वर नाथ रेणु ने। अ आपका सही जवाब हो जाएगा। मनुष्यों की क्षमता किस बात पर निर्भर रहती है? मनुष्य की जो क्षमता है वो किस बात पर निर्भर रहती है भाई? शारीरिक वंश परंपरा पर, सामाजिक उत्तराधिकार पर, मनुष्य के अपने प्रयास पर या उपयोग सभी? तो डी आपका सही जवाब है। द उपयोग सभी पर निर्भर रहती है। शिरीष के फूल को किसके समान बताया गया है? शिरीष का फूल है उसको किसके समान बताया भाई? अवधूत के समान बताया गया है। स आपका सही जवाब है। तो इस तरह से आपको इनका हल करना है। अगला सवाल है, देखिए, हिंदी भाषा को शुद्ध रूप से बोलने और लिखने संबंधी नियमों की जानकारी देने वाला शास्त्र क्या कहलाता है? हिंदी भाषा को शुद्ध बोलना और लिखना ये व्याकरण शास्त्र सिखाता है। कौन सिखाता है भाई? व्याकरण शास्त्र। अ सही जवाब हो जाएगा। अगला है मैनिफेस्टो शब्द का सही अर्थ क्या है? मैनिफेस्टो का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ होता है घोषणा पत्र। कोई भी राजनीतिक दल वगैरह जो भी चुनाव लड़ते हैं उससे पहले अपना मैनिफेस्टो डालते हैं, मतलब अपना मैनिफेस्टो घोषित करते हैं, अपना घोषणा पत्र रखते हैं कि मैं ये काम करूंगा, उसको मैनिफेस्टो कहते हैं। ठीक है। आधुनिक संचार माध्यमों में सबसे पुराना है, यानी आजकल के संचार माध्यम में सबसे पुराना कौन सा है? सबसे पहले ही पहले क्या हुआ था? प्रिंट। सबसे पहले ही पहले क्या है भाई? प्रिंट। ये टेलीविजन, ये टीवी, रेडियो, इंटरनेट ये सभी बाद में आए। सबसे पहले खबर छपती थी, ठीक है ना? प्रिंट है, सबसे पुराना है। किसी खबर का घटना स्थल से सीधा प्रसारण क्या कहलाता है? सीधा प्रसारण करते हैं उसको कहते हैं लाइव टेलीकास्ट। आपका सही जवाब हो जाएगा लाइव करना। ठीक है ना? आजकल लाइव के बारे में तो आप अच्छे से जानते होंगे। अगला है मंत्री नामक अध्यापक कक्षा में प्राय किसका उपयोग नहीं करते थे? जो मंत्री नामक अध्यापक थे वो किसका प्रयोग नहीं करते थे भाई? तो वो छड़ी का प्रयोग नहीं करते थे, डंडे का प्रयोग नहीं करते थे। मोहनजोदड़ो किस काल के शहरों में सबसे बड़ा है? तो यहाँ पर आपका सही जवाब है ताम्रकाल। ब आपका सही जवाब हो जाएगा। तो आपको हिंदी का क्वेश्चन जैसे ही करें तो इस तरह से ये जो छाननी बना करके आंसर दिए ऐसे ही अब शब्द वाले 12 क्वेश्चन आएंगे और इनकी छाननी बना करके आपको उत्तर देना है, जिससे आपको परीक्षक अच्छे से नंबर दे सकें और बढ़िया से वो चेक कर सकें कौन से में कौन सा सही है। अब आपके आएंगे रिक्त स्थान वाले सवाल। यहाँ पर रिक्त स्थान वाले 6 सवाल आपके हिंदी में आएंगे, क्योंकि इसमें गद्यांश होने की वजह से थोड़े ये सवाल कम है, तो इसके उत्तर भी मैं आपको बता देता हूँ। एक सीमित क्षेत्र में बोले जाने वाले भाषा के स्थानीय रूप को बोली कहते हैं, ठीक है ना? उपभाषा भी कह सकते हैं या बोली कहते हैं, ठीक है? ये एक सीमित क्षेत्र में बोली जाती है। निविदा के लिए सही अंग्रेजी शब्द है। कोई भी निविदा आमंत्रित करते हैं तो उसको कहते हैं टेंडर। क्या कहते हैं? TENDER, टेंडर। ठीक है। TENDER, टेंडर शब्द सही होगा। सैनिकों ने कमर कस ली वाक्य में कौन सी शब्द शक्ति है? तो इसके अंदर लक्षण शब्द शक्ति है। कमर कस ली मतलब वो तैयार हो गए, ठीक है ना? ये उसके लक्षण है तैयार होने के, ठीक है? तो यहाँ पर लक्षण शब्द शक्ति हो जाएगी। अगला है जब किसी शब्द का अर्थ न तो अभिधा से प्रकट होता है न ही लक्षण से, वहां क्या होती है भाई? वहां व्यंजना होगी। 3 शब्द शक्तियां आपको पता है, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। तो यहाँ पर व्यंजना आ गई आपका उत्तर। चारू चंद्र की सचल किरणें खेल रही थी जल थल में, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसके अंदर आपका अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। कौन सा अलंकार है भाई? अनुप्रास अलंकार है।
अगला है, जब कोई बात बहुत बढ़ा चढ़ाकर अथवा लोक सीमा का उल्लंघन करके कही जाए, वहां कौन सा अलंकार होता है? तो अतिशयोक्ति अलंकार हो जाता है। कौन सा? अतिशयोक्ति अलंकार, यानी बढ़ा चढ़ा करके उस बात को, यानी जिसको अपनी भाषा में यदि कहें तो तृणा का भारत बना देते हैं, ठीक है ना, यानी छोटी सी बात को बहुत बड़ी कर दें, उसको अतिशयोक्ति अलंकार होगा। तो इस तरह से आपके ये 6 रिक्त स्थान और 12 ऑब्जेक्ट टाइप 18 नंबर के सवाल आएंगे। अब आपके आएगा गद्यांश। यहाँ देखिए, निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर आपको प्रश्नों का उत्तर देने। ये आपके गद्यांश किताब में से नहीं है, बाहर से आया, इसलिए इसका नाम अपठित गद्यांश है। इसको आपको पढ़ना है और उस सवालों को उत्तर देने। भारतीय संस्कृति के मूल तत्वों के बारे में, ठीक है, करुणा। तो यहाँ पर इसको पढ़ा, फिर इसके जो सवाल आए इनके आंसर देने। देखिए, भारतीय संस्कृति के मूल तत्व में कौन सा एक तत्व कौन सा है? तो यहाँ पर इसका उत्तर हो जाएगा, भारतीय संस्कृति के मूल तत्वों में एक तत्व करुणा है, जो पहली लाइन में पढ़ा था। सूत शब्द का पर्यायवाची शब्द गद्यांश में छांटना है, तो सूत का अर्थ होता है पुत्र, जो गद्यांश में आया हुआ है। हमारी संस्कृति में देश की सीमाओं को किसके समान बताया गया है? तो अपनी माता के समान बताया गया है। संस्कृति के किन तत्वों को हम दैनिक जीवन में अपनाते हैं? तो हम स्त्री का सम्मान, संकट में सांस नहीं खोना, उदारता, विचारों का आदान प्रदान आदि दैनिक जीवन में अपनाते हैं। जीवन की चेतना के विभिन्न स्रोत किस में समाहित है? जीवन की चेतना के विभिन्न स्रोत वेद, पुराण, शास्त्र और धर्म ग्रंथ में समाहित है। प्रस्तुत गद्यांश का शीर्षक देना है, तो भारतीय संस्कृति या भारतीय संस्कृति का महत्व इसका शीर्षक हो जाएगा। तो 6 नंबर का ये इस तरह से आपके एक अपठित आ जाएगा गद्यांश, ठीक है। ये गद्यांश आ जाएगा। ऐसे ही एक आएगा अपठित पद्यांश। यहाँ पर ये देखिए, चौथा सवाल आपके अपठित पद्यांश है, और यहाँ पर इसमें से आपको उत्तर देना। मिला खोजती थी जिसको ये बचपन ठगा दिया तूने, ये कविता आएगी पद्यांश का मतलब, और इसमें से उत्तर आपको देने। देखिए, लेखक को किसने ठगा है? तो यहाँ पर इसका उत्तर क्या है? देखिए, लेखक ने किसको ठगा है? लेखक को बचपन ने ठगा है। लेखक के लिए संसार कैसा बन गया है? लेखक के लिए संसार युद्ध क्षेत्र जैसा बन गया है। ये कविता के अंदर ही आपको समझ में आएगा। युवा काल की कौन सी विशेषता लेखक को मोहित करती है? लेखक को युवा काल की आकांक्षाएं, पुरुषार्थ और ज्ञान का उदय मोहित करती है। अगला है, देखिए, अरे जवानी के फंदे से मुझको फंसा दिया तूने। लेखक को जवानी फंदे के समान क्यों लगती है? क्योंकि युवा कालीन जवानी का जीवन अत्यंत विचित्र है। लेखक बचपन को पुनः क्यों बुलाना चाहता है? लेखक बचपन को पुनः निर्मल शांति प्राप्त करने के लिए। आपको पता होगा, बचपन का मतलब है, यदि आप बच्चे हैं, छोटे हैं, तो आपके कोई भी तरह का तनाव नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, आराम से आप जो मन चाहते हैं वो करते हैं। और जब जैसे ही बड़े हो जाओगे तो आपके ऊपर जिम्मेदारी आएगी, तो आप बिल्कुल तनाव में रहोगे, अन्य सभी चीज़ें होगी। तो इसलिए लेखक चाहता है कि उसका बचपन है वो पुनः निर्मल शांति वाला हो जाए। बचपन से किस विश्रांति की मांग लेखक कर रहा है? बचपन से हमारी व्याकुलता मिटाने वाली प्राकृत विश्रांति की लेखक मांग कर रहा है। इस तरह से ये अ भाग आपके 12 ऑब्जेक्टिव टाइप, 6 रिक्त स्थान, 6-6 नंबर के ये 2 पैराग्राफ, ठीक है। तो इस तरह से 30 नंबर का अ भाग आपके हिंदी में आने वाला है। अब आपके आएगा खंड ब। यहाँ पर आपको लगभग 40 शब्दों में उत्तर देना है। 40 शब्दों का मतलब है 3 से 4 लाइन। देख लीजिए आप, 3 से 4 लाइन में उत्तर है प्रत्येक सवाल का। टीवी समाचार में नेट साउंड और प्राकृतिक आवाज किसे कहते हैं? तो ये इस तरह से आपका उत्तर आपको मैं दिखा रहा हूँ। अब इसको ज्यादा मैं पढ़ करके सुना से फायदा नहीं है, मैं आपको उत्तर इसके दिखा दूंगा, जिससे कि आप इसको अच्छे से पढ़ पाएंगे और अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। छठा सवाल है, देखिए, कैमरे में बंद अपाहिज कविता का मूल भाव लिखिए। तो यहाँ पर इसका उत्तर आपको दिख रहा है, 2-3 लाइन में है। भक्तिन के किस दुर्गुणों के बारे में लेखिका ने अध्याय में बताया है? 7वां सवाल आपको उत्तर दिख रहा है। यशोधर बाबू के लिए भूषण योनी ड्रेसिंग गाउन क्यों लाया था? 2-3 लाइन में इसका भी उत्तर है। कवि ने अपने जैसा हाड़ मास का मनुष्य हो सकता है, आनंद को उसका भान कैसे हुआ? ये आपके 5 क्वेश्चन, यानी 5 से लेकर 9 तक ये 5 क्वेश्चन है, 2-2 नंबर के, 10 नंबर का आपके ब भाग आने वाला है, ठीक है। तो इसमें आपको 3 से 4 लाइन में उत्तर लिखना है। उसके बाद में आपका आएगा खंड स। यहाँ प्रश्न संख्या 10 से 13 के उत्तर 60 से 80 शब्दों में, यानी 6-7 लाइन में उत्तर देने हैं। 14 से 15 के उत्तर लगभग 100 शब्दों में, ये 10 लाइन में देने। देखिए, यहाँ पर अथवा में भी आपको मिलेगा। 10वां सवाल आपको दिख रहा है, क्रांति हमेशा वंचितों का प्रतिनिधित्व करती है, और उषा कविता में कवि ने प्रकृति का, दोनों है, दोनों में से कोई एक आपको करना है। 3 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। 11वां है, यहाँ पर यह भी सच है कि यथा राजा प्रथा यथा प्रजा तथा राजा, यानी जैसा राजा वैसी प्रजा, और श्रम विभाजन की दृष्टिकोण से अपनाएगी। दोनों में से कोई एक आपको करना है, जो भी आपको ठीक लगे। 4-5 लाइन में उत्तर है, 3 नंबर का क्वेश्चन। 12वां है, नगर नियोजन मोहन जोदड़ो की अनूठी मिसाल, या दादा की समझ में गुड़ ज्यादा निकालने की अपेक्षा भाव अधिक मिलना चाहिए। ये दोनों ही है, अथवा में कोई भी एक आपको करना है। ये सभी सवाल जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये महत्वपूर्ण है, मोस्ट है, आपकी परीक्षा में आ सकते हैं, इनको आप याद कर लें, ठीक है ना। तो आप अच्छे से अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। जिन लोगों के बाल बच्चे नहीं होते उसकी मौत तो हुआ होगा से ही हो जाती है। इस कथन से आप कहाँ तक सहमत है? सिंधु सभ्यता साधन संपत्ति, दोनों में से कोई एक आपको करना है। यहाँ पर दोनों के आंसर मैं आपको दिखा रहा हूँ। अगला है, फीचर लिखते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? सार्थक आलेख के क्या गुण है? दोनों ही सवाल है, कोई एक आपको जो अच्छा है वो करें।
तुलसीदास अथवा हजारी प्रसाद द्विवेदी का परिचय, तुलसीदास का 2 या हजारी प्रसाद दोनों में से किसी एक का आपको लिखना है। और यहाँ पर अब आएगा खंड द, यहाँ पर आपके फिर से वही पद्यांश गद्यांश आएंगे, लेकिन यहाँ पर इस बार पठित गद्यांश पद्यांश आएंगे, यानी किताब में से आएंगे। ठीक है, 6 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या करनी है। आपको इसको पढ़ना है और इसका कौन से पाठ से लिया गया है, इसके लेखक कौन है और इसके बारे में लिखना है। अथवा में भी आया है दिवाली वाला, दोनों में से कोई एक आपको करना है। ये देखिए इस तरह से प्रसंग कैसे लिखते हैं। देखिए, प्रस्तुत काव्यांश कवि हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखित काव्य संग्रह निशा निमंत्रण की कविता आत्म परिचय से लिया गया है। इस तरह से आपको लिखना है। फिर इसमें क्या बताया गया वो लिखना है शॉर्ट में, जिसमें कवि अपने हृदय की अवस्थाएं और संसार के व्यवहार पर अपनी भावनाएं प्रकट कर रहे हैं कि कवि के हृदय के सत्य को किसी ने भी जानने की कोशिश नहीं की। और फिर इसके अंदर इसका जो सार है वो लिखना है। ठीक है, ये इस तरह से आप देख लीजिए। और ऐसे ही अथवा वाला भी है, ये भी प्रस्तुत काव्यांश कहाँ से लिया गया वो लिखा है। तो प्रसंग आपको अलग से लिखना है, 2 नंबर का प्रसंग और 4 नंबर की व्याख्या होगी। ठीक है, 17वां आया निम्नलिखित गद्यांश की व्याख्या करनी, यही वो सेम टू सेम है। गद्यांश भी कहाँ से लिया गया है और किसके बारे में, ये आपको लिखना है। दोनों ही आप देख सकते हैं, आराम से लिख लीजिएगा। उसके बाद 18वां आया, यहाँ देखिए, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान जयपुर में विभिन्न पदों पर आवेदन करने हेतु समाचार पत्र प्रकाशित करने के लिए एक विज्ञप्ति लिखनी है 4 नंबर की। अथवा ये नहीं आए तो विद्यालय की विज्ञान प्रयोगशाला में सामग्री क्रय करने तो निविदा लिखनी है। तो ये देखिए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान वाला कैसे लिखना है, यहाँ पर देखिए सारा आपको दिखाया हुआ है। और ये निविदा कैसे आमंत्रित की जाती है ये भी लिखा हुआ है। तो इस तरह से आपका ये पेपर है। अब 19वां सवाल आपके आएगा, देखिए, निम्नलिखित विषय में किसी एक पर निबंध लिखना है। ये बहुत ही मोस्ट है, 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा। आतंकवाद एक वैश्विक समस्या पर लिखिए, या भारत की ऋतुओं पर लिखिए, या नारी शिक्षा पर लिखिए, या पर्वतीय स्थल की मेरी यात्रा पर लिखिए। कोई भी चारों में से एक आपको करना है। ठीक है, ये मैं पूरा आपको दिखा देता हूँ, आराम से इसको आप देख लीजिएगा। इस तरह से ये इन्होंने एक ही लिखा है आतंकवाद वाला, आप कोई भी चारों में से जो आपको बेस्ट आए वो लिख सकते हैं। ठीक है, तो आपको पेपर कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जो अपने पिता से प्यार करता है वो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करेगा और लाइक शेयर करके अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करेगा। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलेंगे नई वीडियो में।